चलिए भैया। हाँ जी, हेडिंग लगाइए बायो सेवर्ट लॉ। सबसे पहले तो आपने हेडिंग लगाया होगा मैग्नेटिज्म। ए भाई बात ही नहीं, यूनिट का क्या नाम है? चुंबकत्व। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, पार्ट फर्स्ट। हाँ जी, क्या था बताना फटाक से। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एक चुंबकीय प्रभाव देखना बाकी है। इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया है, जिसमें हमने आपको छोटी छोटी बातों को बताया था। जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने करंट एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था। करंट एलिमेंट क्या है? हमने कहा था कि अगर एक तार है, सर ये कर्व तार क्यों बनाए हो? क्योंकि तार सीधी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। और इस तार में अगर आई करंट बह रही है तो हम छोटे से टुकड़े को, इस तार के छोटे से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, सपोज दैट इसकी लंबाई टोटल यल थी तो डीएल लेंथ को किसी, है ना, डीएल जो ये इसकी लेंथ है, ये सॉरी यार वो तो मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आ जाएगी। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना टुकड़ा, इस डीएल लंबाई का जो टुकड़ा है तार के टोटल लंबाई में से, इसी को करंट एलिमेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू आई इंटू डी एल के बराबर होती। ये आपका करंट एलिमेंट है। और ये किसको रिप्लेस कर देगा मेरे लाल? चार्ज को रिप्लेस कर देगा। प्रीवियस चैप्टर में जहाँ जहाँ चार्ज का फिनोमेना है, जहाँ चार्ज का फंक्शन देखा गया था, वहाँ करंट एलिमेंट का फंक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको लेकर के चल पड़ा था बायो सेवर्ट लॉ पर। बायो सेवर्ट लॉ क्या था, एक नज़र उस पर थोड़ा सोचेंगे। बायोट, इनका पूरा नाम क्या है यार? बायोट सेवर्ट ना, SAVORTS ये रहेंगे ना, बायोट सेवर्ट लॉ। हिंदी में भी यही नाम लिख सकते हैं आप, नाम तो नाम होता है। क्या कह रहे हैं जरा इनके बारे में सुनना पड़ेगा। मन करे तो देखो और ना मन करे तो ना देखो, क्लास बाहर जा सकते हो। वहाँ उसको हटाओ भाई, हाँ बेंच को उधर करो, यहाँ अभी बाहर जाने वाले हैं बच्चे ना, सुधर करो। बायोट सेवर्ट लॉ किसके बारे में है जरा देखेंगे। जिस तरह से हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसी तरह से हम पढ़ने जा रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ। ये मैं दोनों को एक साथ लिख दूं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी अच्छा आपको जानकारी मिलने वाला है। भाई साहब ने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो हमने पढ़ा था वहाँ पर KQ/R², ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ होने वाला है। अभी मैं समझाते हुए आपको अगर लिख दूँ KQ/R² तो काफ़ी, इसको आप सही मत मान लीजिएगा, ये गलत है, लेकिन मैं इसी में कुछ बदलाव करके आपको बायो सेवर्ट ने जो बोला है बात सही कर दूंगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बात समझनी पड़ेगी। एक दिन एक तार था, उस तार के छोटे से टुकड़े, अच्छा इस तार में धारा बह रही थी, सपोज दैट आई करंट बह रही थी। पता नहीं किसी ने कहा साहब जी एक काम करो, आप इस पॉइंट पर जाओ, चले जाओ। हमने कहा इस पॉइंट का क्या नाम है? कहते हैं एक पॉइंट है, जनरल पॉइंट है कोई, सपोज दैट इस पॉइंट का नाम है P। कहते हैं आप तो बड़े कहते फिर रहे हो कि अगर किसी तार में धारा बहती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है।
क्योंकि यही अरस्टेड ने भी कहा था। अरस्टेड ने यही तो बोला कि एक तार होगा, उसके एक तार था, उसके करीब एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी, स्विच को चालू बंद किया गया तो देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास की सुई जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी, हिल रही थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तार के अंदर करंट बह रही है और करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, इसीलिए उस चुंबकीय कंपास की सुई जरूर हिल रही है। तो कारण इसका मतलब है कि इस तार में अगर धारा बहेगी तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने वाला है। अब कहा कि अगर इस तार में बहने, मान लीजिए धारा आई बह रही हो, तो इस पॉइंट पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहा बताओ कितना है? का एक काम करो, पहले तो इस पॉइंट को मिला दो, जितनी दूरी पर है। ये जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है ना करंट में, अभी अभी पीछे पढ़ा के आ रहा हूँ करंट एलिमेंट, तो ये जो छोटा सा आपको डीएल लंबाई दिखाई दे रहा है, मैं पूरे तार का एक साथ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ नहीं बता सकता, हमें इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। और ये जो डीएल लेंथ का लंबाई है, इस डीएल लेंथ के लंबाई के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम निकाल लेंगे, यदि तो फिर टोटल का इंटीग्रेशन करके निकाल देंगे। तो हमने कहा भाई इसका क्या नाम रखो? कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आर नाम रख दो। अगर आपको याद आ रहा हो तो एक चार्ज हुआ करता था यहाँ पर क्यू, तो इससे आर डिस्टेंस पर हम पूछा करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है आपको? तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर तार है, तो तार में धारा बह रही है, धारा बहने की वजह से किसी जनरल पॉइंट पी पर हम जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं और इस पॉइंट का नाम पी है। इस पॉइंट को मिलाने वाली रेखा कहला रही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि जो करंट एलिमेंट है उससे उस पॉइंट की दूरी कितनी है। क्लियर है क्या? अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा कोई भी बोल देना बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ। अब अगर आपसे कहा जाए कि साहब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्या अभी सर आपने सिखाया नहीं, कैसे बताएं? तो जनरली हुआ क्या, अच्छा ये एंगल कितना होगा कुछ मानना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं कितना एंगल है, थीटा एंगल है। पहली बात ये ऑब्जर्व किया गया, नेचर में ये देखा गया कि जो डीएल है ना, डीएल तार की जो लंबाई है, ये कह लीजिए कि करंट एलिमेंट, अगर ये जो डीएल आपको दिखाई दे रही है, इसको ना करंट एलिमेंट बना ही दो, आई इंटू बना दो, करंट एलिमेंट बन गया। अब वो छोटा सा जो करंट एलिमेंट है उस पॉइंट पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा वो कितना करेगा, वो तो चर्चा का विषय है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वही प्रोड्यूस करेगा जो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। फिर से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं, करंट एलिमेंट का वो हिस्सा या वो कंपोनेंट ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अब आप लोगों के मन में सवाल ये जरूर आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो इस सवाल का जवाब है हमें नहीं पता, ऐसा लेकिन हुआ। प्रकृति में देखा गया कि करंट एलिमेंट का वो टुकड़ा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर था वही केवल मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा था, और कोई भी टुकड़ा या कोई भी हिस्सा उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहा था। सर फिर भी बता दो, कुछ कारण रहे होंगे, तो इसके लिए आपको भगवान के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? हाँ, मरना पड़ेगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा और भगवान से पूछना पड़ेगा, दुनिया बनाने वाले, समझ गए ऐसा क्यों हुआ? अब वो मैं नहीं जानता, ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये दो पॉजिटिव एक दूसरे से रिपल क्यों करते हैं? तो करते हैं यार, हमें क्या पता क्यों करते हैं। ऐसा हमने केवल प्रकृति में ऑब्जर्व किया। फिजिक्स में बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ। ठीक उसी तरह से ये जो डीएल वेक्टर है, आइडियल कंपोनेंट है, इसका केवल परपेंडिकुलर हिस्सा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा, केवल वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता। अब मैं इस बात को थोड़ा सा आपको और बढ़िया समझाता हूँ। एक काम करता हूँ, इस बात को जो यहाँ बना है ना, यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये हमारा मान लीजिए छोटा जूम, थोड़ा जूम भी कर दिए हैं, आई इंटू डी एल है। हाँ जी बोल दीजिए। ये हमारा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये जनरल पॉइंट पी है, बीच का एंगल कितना है। इसी बात को थोड़ा वहाँ बनाने की कोशिश की है मैंने आपको समझाने हेतु। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये आइडियल है तो मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया हुआ है, आप सभी लोग चीख कर ये बता सकते हैं कि सर इस आइडियल का एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, जो कितना होने वाला है आइडियल। किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं हो जाएगी? खट्टी मीठी डकार उल्टी उल्टी कुछ भी आना, ऐसे कुछ भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम है? जी मचलाना आइडियल। ये बात लिखने में किसी को बदहजमी, मतलब कुछ भी समस्या हो तो बताओ।
समझ आ रहा? हाँ बिल्कुल। नहीं, डिस्प्लेसमेंट आर है। डिस्प्लेसमेंट वो है ना कि करंट एलिमेंट से कितनी दूरी पर आप पूछ रहे हो। अच्छा डी थीटा कह रहे हो? नहीं, वो छोटा नहीं है, वो तो बड़ा हो सकता है करंट। अच्छा तुम ये देखो बाबू, डी थीटा कब होता है? दो लाइन जब बनाएंगे ना, तब जब ये गैप बहुत कम होगा तब यहाँ डी थीटा बनेगा। ये गैप बहुत कम होगा। हम यहाँ तो दो लाइन बना ही नहीं रहे, हम तो एक लाइन। जैसे मान लीजिए आपने कहा साहब ये वाली पॉइंट है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन गुजार दिया, तो ये जो पॉइंट है ना वो थीटा होगा, क्योंकि ये गैप ज़्यादा हो सकता है। उस गैप पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। हमारा ये लाइन छोटा है तो क्या हुआ, इतना छोटा हुआ, लेकिन एंगल थोड़ी ना छोटा होगा। ये लाइन छोटी हो सकती है लेकिन ये एंगल तो बड़ा हो सकता है ना। हाँ जी भैया, तो क्या बात बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताया हूं मेरे लाल, कि आईडीएल का कौन सा हिस्सा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो कि किसके होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नेटिक फील्ड वही बना सकता है और नहीं तो इसमें आपको कौन परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है? पूरा आईडीएल परपेंडिकुलर नहीं है, वो तो किसी एंगल पर है ना। कौन परपेंडिकुलर है? आईडीएल साइन थीटा ना, कॉस थीटा नहीं बना पाएगा। अब आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो मैंने दे ही दिया। क्यों ऐसा होता है हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता और हमें कोई मतलब भी नहीं। आइडियल साइन थीटा ही क्या बनाने वाला है, मैग्नेटिक। आइए अब अपने फार्मूले पर चलते हैं। चलें, कैसे लिखवाऊंगा, चलो यहां साइड में लिखवा रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ बाबू, अच्छा एक बात बताओ, छोटा सा करंट एलिमेंट है, यही होता था, कूलाम लॉ वही होता था, इसलिए रिलेट कर रहा हूं ताकि याद करने में दिक्कत ना आए, वरना भूल जाओगे। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, डीबी। क्या मिलेगा मेरे लाल? अच्छा डीबी मिलेगा तो यहां पर भी आएगा के जैसा कुछ कांस्टेंट, के अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा। ओके साहब। अच्छा डी क्यू की जगह यहां कौन लेने वाला है, आई इंटू डी एल लेने वाला है कि नहीं लेने वाला है, बताओ। ले लेगा? नहीं, आई इंटू डी एल नहीं लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कौन बना सकता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसलिए साइन थीटा चिपक कर आएगा। आपको पता चल पाया साइन थीटा कहां से आया? अब पता नहीं क्या किताब में लिखते हैं साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो होता है, होने दो। अपान बीच की दूरी। अब एक के के मामले में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ आर स्क्वायर तो ठीक है ना। अरे ये जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर था ना, वो यहाँ पर भी है। आइडियल केवल किसकी जगह पर आया है मेरे लाल, उस क्यू की जगह पर आया है, बस, और कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। आया समझ में? अब के का यहाँ, अच्छा यहाँ के की वैल्यू क्या हुआ करती थी, याद करो, यही हुआ करती थी। यहाँ पर ना क्या होगा बाबू, के की वैल्यू क्या होगी वो जरा देखेंगे। यहाँ होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान इंटू आई डी एल साइन अपान आर स्क्वायर। अब एक छोटी सी होशियारी लगाइए जरा, देखिए उसमें और इसमें क्या बदलाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है 4 पाई अपनी जगह पर 4 पाई है, ऐसा लग रहा है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया गया है, ऐसा ही तो लग रहा है। यानी कि यहाँ से एक बढ़िया बात समझ में आ गई कि साहब जी एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, अरे सॉरी म्यू नॉट किसके बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग अगले साल वो पढ़ेंगे जब मॉडर्न फिजिक्स, तो वहाँ से भी ये बात समझ में आएगी, है ना। ये एक प्रमेय होगा। तो हालांकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अभी मिटा देते हैं, आप समझदार बच्चे हैं। तो क्या ये आपको समझ में आया? यही बायो सेवर्ट लॉ है, याद रहेगा? बताइए, याद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा? अरे बहुरा सुना बताइए यार, अरे क्यू की जगह पर है, ये बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि आइडियल क्यू को रिप्लेस करेगा।
लेकिन आइडियल का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर होता है केवल वही मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है, इसलिए साइन थीटा जबरदस्ती आ रहा है, क्योंकि क्रॉस कंपोनेंट में ही साइन थीटा आता है और वो परपेंडिकुलर वही होता है। और म्यू नॉट अपन 4 पाई कहाँ से आया, वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर म्यू नॉट अपन 4 पाई आ रहा है। अच्छा, इसकी वैल्यू हुआ करती थी 9 × 10 के घाते, और इसकी वैल्यू हुआ करेगी 10 के घाते -7 बस। ओहो, अरे 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 अरे, बहुत कम है ये तो। बस बस गाइस, म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻। अच्छा, म्यू नॉट का मात्रक जरा देखिए, इसका तो कोई मात्रक नहीं, ठीक है साहब, ई तिरछा जाके गुणा हो जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या है, टेस्ला, क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ 1 मीटर और है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 मीटर बचेगा, एम्पियर डिवाइडेड एम्पियर होगा ना। अच्छी बात। अच्छा, इसका टेस्ला के अलावा क्या मात्रक था, 1 मिनट यार, वो दूसरा वाला क्या था, इसका मात्रक एम्पियर, नहीं, इसका मात्रक न्यूटन बटे वही था ना, ठीक है, छोड़ो वो छोड़ो, तो यहाँ से हो जाएगा टेस्ला, और 1 मीटर कट जाएगा, टेस्ला प्रति टेस्ला मीटर होगा ना, क्लियर है, एम्पियर छूट गया, प्रति अब तो ठीक है ना, क्या कह रही है गुड़िया, हाँ सही तो है। इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मान लेते हैं कितना आने वाला है, dB, ठीक है ना, बोलो, कुछ छूटा छाटा तो नहीं, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर, ओके। अच्छा, म्यू नॉट है क्या, ये तो बताया ही नहीं। अच्छा, वहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ करता था बताओ, निर्वात की वैद्युत, और यह है विशिष्ट चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या है, विशिष्ट, वो वैद्युतशीलता था, और ये क्या है, बस वही यार, कॉपी पेज चल रहा है। लिखिए, इस नियम के अनुसार, हेडिंग लगाए हो ना, लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तुम अपने पाँव में क्या कर ली हो जी, कबड्डी वड्डी खेल रही थी क्या? चुंबकीय क्षेत्र की पूर्ण विराम। अब लिखिएगा एक्सपेरिमेंट, ये फिगर बनाएंगे एक्सपेरिमेंट की, पहले बात समझ लीजिए। हुआ क्या, ये देखा गया कि डीबी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल था, आइडियल डायरेक्ट एक साथ लिख दे क्या,
आइडियल साइन थीटा के क्या था, प्रोपोर्शनल था, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। बाकी बात आप छाप लीजिए आप। जल्दी छापिए। हाँ बिल्कुल फिगर बनाएंगे। आइए देखिए थोड़ी सी कुछ बातें और आपको समझाई जाएं। इधर वाला मिटा दें, समझ में आ गया ना? ठीक है, ओके। अब एक दिन क्या हुआ, पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ, इस फार्मूले को मैं घूर घूर के देख रहा था, और ये था dB बराबर म्यू नॉट अपान 4 इंटू आइडियल साइन अपान r स्क्वायर। पता नहीं मेरा मन हुआ, इसमें ऊपर r गुणा किया और नीचे r से गुणा किया, तो हुआ क्या, ये कुछ ऐसे देखने को मिला मुझे। हाँ, अरे वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी, वो उसके चक्कर में है। क्या लिखा है यहाँ पर मेरे लाल, आइडियल r cos थीटा, क्या बन गया, आइडियल r cos नहीं यार साइन थीटा अपान r क्यूब। सदमे में आ गए। अब कोई मुझे बताए, अगर हम बचपन में अपना याद करें तो एक ज़माना था जब मैं पढ़ा करता था, a क्रॉस b इज इक्वल टू हुआ करता था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो बस डायरेक्शन के लिए। तो a क्रॉस b, अच्छा अगर हमारे प्लेन में एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो ये एन कैप ये बता रहा है कि अगर आप a क्रॉस b करेंगे, तो आप लोगों को मैंने उस समय बताया था राइट हैंड से देखते हैं, a क्रॉस b अगर कर रहे हैं तो a पर रख देना उंगली और b की तरफ कर्ल करना, मोड़ना, तो अंगूठा बताएगा डायरेक्शन। a क्रॉस b की डायरेक्शन किधर आएगी, नॉर्मल टू द प्लेन, बाहर की तरफ, तो वो एन कैप की डायरेक्शन है। आ रही है बात समझ में? तो गाइस अगर यहाँ थीटा हो तो यहाँ पर अच्छा वैल्यू कितनी आती थी, ए बी मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ए बी साइन थीटा ही आता था। तो यहाँ पर भी पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था कि डी बी को ऐसे कर दें, म्यू नॉट अपान 4 पाई को ऐसे रहने दें और आइडियल आर को लिख दें आइडियल क्रॉस आर। लेकिन एक दिक्कत है यार, इधर वाली बात देख करके ये समझ नहीं आता ये बात लिखनी है कि ये बात लिखनी है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू कितनी आने वाली है, ए बी साइन, लेकिन ध्यान रखना दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। जब ए क्रॉस बी आप करेंगे तो बाहर वाली ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बाहर, लेकिन जब बी क्रॉस ए करेंगे तो अंदर। अब यहाँ पर वही समस्या है कि हम किसकी डायरेक्शन देखें और कौन सी लें। आ रही है बात समझ में? तो आइडियल क्रॉस आर करें कि आर क्रॉस आइडियल करें, इस बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो फिर से वही बात देखनी पड़ेगी, हमें तार वाला एग्जांपल लेना पड़ेगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आइडियल इसका जो करंट एलिमेंट है, और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु है P, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, थीटा कौन है, अरे एंगल कितना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आइडियल क्रॉस आर करें। अच्छा आइडियल क्रॉस आर करिएगा तो, और आर क्रॉस आइडियल करिएगा तो होता क्या है, हम जनरली करंट एलिमेंट को प्रीफर कर रहे हैं। किसको? करंट एलिमेंट को। करंट एलिमेंट की तरफ उंगली रखिए, रख दिया तो कहाँ से कहाँ करेंगे, मोड़े, उंगली किसकी तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, अंदर आ रही है क्या? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा अंदर की तरफ के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हैं, याद है आपको, ऐसे करके। अच्छा बाहर की तरफ होता था तब यहाँ कैसे बनाते थे यार, मैं भूल गया। हाँ सही है ना, ऐसे ना शायद, वो यार दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ बताओ हम कर रहे हैं आइडियल क्रॉस आर,
आइडियल क्रॉस अपान नीचे क्या है आर। आ रही है बात समझ में? किसी को दिक्कत परेशानी? ये हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं, डायरेक्शन ऊपर ली गई है। ध्यान रखना बाबू, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि जो क्या कहते हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अंदर आ रही थी, इसलिए मुझे आर क्रॉस आइडियल नहीं करना था, क्योंकि उससे तो क्या डायरेक्शन आ जा रही है, बाहर आ जा रही है। जबकि यहाँ प्रयोगों द्वारा देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर आ रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ा, मेरे हाथ में तो दोनों था, आर क्रॉस आइडियल कर लो या आइडियल क्रॉस आर। ये बातें वही समझ सकता है जिसको वेक्टर का नॉलेज हो, वरना फिर उसके लिए यहाँ पर है ना चमन चूरन चल रहा है। हाँ, कुछ समझ नहीं आने वाला कि आइडियल क्रॉस आर क्या है, आर क्रॉस आइडियल क्या है। तो मेरे लाल आइडियल क्रॉस आर ही लेना पड़े, ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। समझते हैं? तुम समझती हो आइडियल क्रॉस आर? समझती हो क्या कह रहा है वो? इसका मतलब डायरेक्शन किधर आने वाला है, आइडियल की तरफ, दाहिने हाथ से पता करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको ये फार्मूला याद है, इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्शन कैसे बताओगे। आइडियल की तरफ अपनी उंगलियां रखेंगे और किसकी तरफ मोड़ कर लाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ। तो मोड़ कर जब आप लाएंगे तो डायरेक्शन अंगूठा बता रहा होगा उसके, है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये बात अब और उतार लीजिए, थोड़ा ऐड करिए और। तो अब हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, अलग अलग जो तार होगा। अभी तो फिलहाल ये ऐसे मैंने जनरल पोजीशन में इस तार को रखा है, अब मैं इसका जो है पोजीशन चेंज करने वाला हूँ, फिर देखूंगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आने वाला है। तो हेडिंग लगाइए। यहाँ तक अभी तक जो पढ़ाया उसमें किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? ठीक है। बोलें? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, हाँ हेडिंग लगाइएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसी सीधे धारावाही चालक तार सीधे धारावाही चालक तार तथा वृत्ताकार धारावाही चालक तार वृत्ताकार धारावाही चालक तार में दिशा डायरेक्शन इधर देखिए, हमारा dB कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस बटे। यारा जब भी आपको डायरेक्शन वगैरह बताना हो तो वेक्टर का मदद लिया करें। ये मान लीजिए एक तार है, अच्छा दो तार के बारे में हमें देखना है, एक सीधा तार, तो फिलहाल ये तार हमारे पास है, इस तार में धारा कितनी बह रही है मेरे लाल, सपोज दैट आई। अब हमें यह देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा और कैसा बनेगा। देखा जाए तो इस तार के आसपास हमें कहीं कोई बिंदु लेना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं इस तार के एक छोटे से एलिमेंट को पकड़ लिया मैंने, जिसका नाम है डीएल। क्या नाम है? अच्छी बात है। और इस डीएल से कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसका क्या नाम है, जिसका कोई भी नाम रख लेते हैं, बी, पी रख लेते हैं। और ये एंगल कितना है मेरे लाल, वही जनरल पॉइंट यहाँ पर भी देख लिया, उसी के इर्द गिर्द दोनों ही डिस्प्लेसमेंट आर है। इधर भी एंगल कितना है, मैंने कहा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, कहते कुछ नहीं,
आइडियल क्रॉस आर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमने कहा आंसर इसका जो कहना चाहिए परिमाण है वो तो बता दोगे आप इस फार्मूले से, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आइडियल क्रॉस करना पड़ेगा। अब आइडियल आई देखिए, आई किधर है? ऊपर है ना, और डीएल सॉरी यार डीएल ऊपर है ना। अच्छा तो क्रॉस करिए तो जरा यहां से। मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? अंदर आ रहा है ना। लेकिन इससे बढ़िया उपाय और बताते हैं, वो पुराना तरीका है। आप एक काम करिए, बायो सेवर्ट के अलावा भी बहुत सारे अभी लॉ हमें पढ़ने हैं, तो आप एक काम करिए, जिधर करंट बह रही है उस तरफ अंगूठा रख लीजिए। रख लिया? किसका नियम है आगे चल कर पता चलेगा। अंगूठा रख लिया, अब उस तार को पकड़ने की कोशिश करिए, या तार को अपने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से कर्ल करिए। अच्छा किसी ऐसे कोई चिंपैंजी है जिसकी उंगली इधर मुड़ती है? कोई है क्या? तार की दिशा में क्या रख दिया? अंगूठा रख दिया। अब हाथ की उंगलियों को कर्ल करिए। कर्ल करने का मतलब मोड़िए, दाहिना हाथ। अब किस कोई होता है ना, कहता है लबड़ा है मेरा लबड़ा ही सब कुछ दाहिना है। वो लबड़ा आपके लिए हो सकता है, अपने राइट हैंड की बात करो। रख दिया क्या अंगूठा? अब उंगलियों को कर्ल करिए। तार में बहने वाली धारा की दिशा में अंगूठा रखने के बाद उंगलियों को कर्ल करिए। जिधर उंगलियां कर्ल होंगी मैग्नेटिक फील्ड वही उधर है। तो उंगलियां कैसे कर्ल हो रही हैं? गोल गोल। अरे बोलो ना। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे आने वाला है? अराउंड आने वाला है, राउंड आने वाला है। क्या आप अगर यहां पर पूछा जाए कि सर जी उंगलियों को ऐसे कर्ल कर रहे, तो इस पॉइंट पर कैसा दिखाई दे रहा डायरेक्शन? अंदर की तरफ ना। अगर मैं एक पॉइंट जनरल स्टडी करना चाहूं तो यहां पर तो डायरेक्शन किधर है? अंदर। लेकिन यहां उंगलियों को देखो, करो अंगूठा ऊपर की तरफ ना, किधर आ रहा है? इस जनरल पॉइंट पर डायरेक्शन किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है भैया? क्या आपको समझ में आ रहा? इसका मतलब यह है कि किसी भी सीधे तार में अगर धारा बह रही है तो उसके जो कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आने वाली है? सर्कुलर लूप बनने वाला है। आई बात समझ में? आपको कुछ याद आ रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कुछ बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी चलती थी ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे चल रही है? सर्कुलर चल रही है। अच्छा ये दोनों तरफ से चल सकता है, स्ट्रेट लाइन भी चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका जो सिचुएशन है, सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। ये तार है, तार के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कुछ ऐसा बन रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये कुछ ऐसा, ये आपको कुछ समझ में आ रहा? मैग्नेटिक फील्ड कैसे बह रही है? लूप में बह रही है भैया। आई बात समझ में? तो स्ट्रेट लाइन वायर में सीधे धारावाही चालक तार में सीधे धारावाही मतलब जिसमें धारा बह रही हो। ऐसा नहीं है कि लुल तार ले आओ जिसमें करंट में ना बह रहा हो, कह दो मैग्नेटिक फील्ड किधर है। तो भाई धारा ही नहीं बहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड काय बात का आए? तो धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की, मेरे लाल मैं ये कह रहा हूं कि ना मैग्नीट्यूड तो आप यहां से पता कर लोगे, लेकिन डायरेक्शन पता करने के लिए कुछ ट्रिक हैं, वो ट्रिक इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एक ट्रिक तो समझ में आता है, आइडियल क्रॉस आर कर देंगे, वो एक वाली पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है कि अगर कोई तार है, उस तार में अगर सीधा है तार और धारा बह रही है उसमें, तो अपनी अंगूठे को बहने वाली धारा के डायरेक्शन में रख लेना और उंगलियों को कर्ल करना, तो बताएगा हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हमारी उंगलियां अब कुछ चिंपैंजी टाइप का, सर मैं ऐसे मोड़ दूंगा, सर ये रहा अंगूठा, मेरी उंगलियां इधर मुड़ती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर, गधे कहीं गए, मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है? अब हाई अंगूठा मत, लबड़ा पकड़ मत लेना। सर ये देखो मेरा कमाल देखो, मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि मेरा लबड़ा ही देना है। ऐसा नहीं होगा भाई। क्या यहां तक बात समझ में आती है? बोलिए भाई। अरे गरीबो, अच्छा यहां पर हम टेंजेंट खींच दे तो बाबू, सर्कुलर मोशन में आपको टेंजेंट खींचना सिखाया गया था। हाँ स्पर्शी खींचने में क्या जा रहा है?
हैं जी, जब आपका बहुत मन कर रहा है खींचने का तो खींच ही दीजिए। अच्छा ये क्या है बहरीलाल? डायरेक्शन है, डायरेक्शन, टेंजेंट डायरेक्शन है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? बदलती है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ क्या होने वाली है? बदलने वाली है। अब ये तो हो गया सीधा तार। एक दूसरा सिचुएशन है जब तार ही हमारा गोल गोल हो जाए, लपेट दिया जाए, जैसे यहाँ देखो मैंने तार को लपेटा है। लाइट न मारना जी। अभी ये तार देखिए, अभी यहाँ तक, यहाँ से इतना तार क्या है मेरे लाल? सिर, अरे यार चप्पल पहना हूँ, पहली बात समझ लो। ये तार हमारे पास सीधा है ना? क्या ये तार सीधा है? बोले तो ये तार सीधा है तो करंट उधर से आ रही है, अंगूठा रख लिया इधर, तो इसका मतलब है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम तार को ऐसे कर दें, क्या है क्या है क्या नहीं है, ये देखो तार ही ऐसा कर दें, अरे कोई बात नहीं, वो समझो है तार, तार में समझो धारा, ऐसा कर दें, सर्कुलर कर दे तार ही, तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आने वाली है, उस पर चर्चा है। लुल हो जाएगा? क्या कह रहे हो? लुल तार में एक काम करो सर, ये जो इस पर इंसुलेटर लगा हुआ है ना, इसको निकाल दो और फिर पकड़ो आप। चप्पल तो आप पहने ही हो। पागल। मैं आईटीआई नहीं कर रहा हूँ भाई। फूल माला चढ़ा दो आप अगले दिन हार। वृत्ताकार धारावाही चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा नाम भी हो सकता है। अब क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, वरना मैं आपको कुछ बताता। यस, चलिए तो ये लो तार, अरे लड्डू बन गया, लड्डू बना रहे हो सर? ठीक है, अरे बस है, मजे ले रहे हो आप हमारे। नहीं यार, बच्चे की जान लोगे का? चलो इसमें करंट कैसी बहा लेते हैं? तीर ही बदल जा रहा है। इसमें धारा कैसी बह रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। एंटी जी आ गई है इसमें। यस, अगर सीधा तार है तो अंगूठा रखेंगे किधर? करंट की दिशा में, या बल्कि तार की दिशा में? नहीं भाई, अंगुलियों को घुमाएंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड बताए देगा वो। लेकिन अगर करंट हमारा तार ही कर्ल हो जाए, तब उंगलियों को कर्ल करेंगे धारा की दिशा में। जरा यहाँ सोचो तो, क्या धारा ऐसी बह रही है? क्या ऐसी बह रही है? तो हम उंगलियों का अगर ऐसे मोड़े तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है? तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है? समझ गए क्या? अच्छा, यहाँ धारा की दिशा में उंगलियां मोड़िए खटाखट, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आने वाला है? आशा है कि आप ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो समझ पाए होंगे। समझ पाए हैं? किसी को दिक्कत परेशानी? हाँ भैया, हो तो बता दो अभी, तो बस छोप लो। और क्या, अगर दिक्कत नहीं है तो डायरेक्शन निकालने का ये तरीका है। पहला तरीका क्या है? आइडियल क्रॉस आर। दूसरा तरीका क्या है? ये वाला अंगूठा जो है किसके डायरेक्शन में? सीधे तार में ये टेक्निक। अच्छा, कर्ल तार में उंगलियां मोड़िएगा, अंगूठा बताएगा डायरेक्शन। इसमें अंगूठा सीधा था, उंगलियां कर्ल होकर के डायरेक्शन बता रही थी, वहाँ अंगूठा बताएगा। तो ये तीन बातें हैं छोटी छोटी, आप इसको नोट करें।